अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैं आपसे पहले भी एक रिक्वेस्ट कर चुका हूं, फिर से आज कह देता हूं, वो तमाम लोग जो पहले मुझे कहानी भेज चुके हैं और उनकी कहानी प्रोग्राम में भी शामिल हो गई है और उन्हें दोबारा से कोई कहानी भेजी है, तो वो फिर नीचे स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाते हैं कि पहले भी हमने लिख के भेजी थी तो उनको याद होगा, मुझे याद नहीं रहता। नई कहानी भेजें या पुरानी कहानी भेजें, आपने लास्ट में स्टोरी STORY या उर्दू में कहानी ज़रूर लिख के भेजना है। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप कहानी भेजना चाहते हैं, +9292 पाकिस्तान का कोड है, 313665550 ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का जिस पे आप कहानी भेज सकते हैं। +923136655500। आज की कहानी जो मुझे भेजी है उनका नाम है पूजा, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने पहले भी अपनी कहानी भेजी थी और लाइव शो में ही, रूहानियत का जो मेरा लाइव शो है उसमें उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने एक और अपनी कहानी भेजी हुई है। इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लम्हे के लिए मैं भी खुद अजीब सा हो गया। मेरे अपने दिल में अजीब से सवाल पैदा हुआ। यकीन मानिए मैं हिल सा गया हूँ। कहानी का लास्ट वाला पोर्शन जब आप सुनेंगे तो आप भी डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। मैंने उन सवालों का जवाब क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पूजा कहती हैं कि ये 3 कहानियां हैं जो उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह जुड़ी हैं कि ये वो 3 लोग जिनकी कहानियां मुझे सेंड कर रही हैं। जो पहली कहानी है जिनका नाम है शमा, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड। शमा के बारे में कहती हैं कि शमा दुबली पतली सी, लंबा सा कद, नक्श उसके इंतहाई खूबसूरत। या शमा एक ऐसी लड़की जो भी उसको देखता देखता ही रह जाता। माशाल्लाह, अल्लाह ने कद काट उसको खूबसूरत दिया था, नक्श भी इतने खूबसूरत थे, सोहनी मनमोहनी थी। हाँ, रंग उसका थोड़ा सा सांवला सा था, लेकिन हंसमुख सी। अपनी जो उसने दोस्त बना रखी थी वो उनकी जान थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। और पूजा कहती हैं मेरी भी ये दोस्त शमा, जिसको मैं भी देखती तो उसको तारीफ़ें करती कि क्या खूबसूरत है, क्या तेरा कद काट है। वक्त ज़िंदगी के हमने अच्छे गुजारे, लेकिन इंसान की जब शादी हो जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस घर में जहाँ शौहर, उसके माँ बाप और फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो इंसान पूरी तवज्जो उस घर पर लगा देता है। ऐसे ही वो कहते हैं सहेलियाँ कहाँ दूर रह गईं जब इंसान शादी कर लेता है। तो पूजा कहती है मेरी भी शादी हो गई और फिर मिलना मिलाना बहुत कम हो गया। कभी किसी इवेंट पे, कभी बहुत अरसे बाद मुलाकात हो जाती तो पता लगता कि वो जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसके बगैर कभी हम एक पल रहने का भी नहीं सोच सकते थे, अब तो कई कई महीने, कई कई साल गुजर जाते थे, कोई खैर खबर ना आती। कहती है मैं अपनी शादी होकर घर आ गई और मेरी वो सहेली शमा, उसकी भी एक जगह पे शादी हो गई। कहानी तो उन्होंने अपनी तरतीब से सुनाई है, लेकिन कहानी को सीक्वेंस, उसके लफ्ज़ आगे पीछे मैं खुद करता हूं ताकि आपको कहानी का मज़ा आए। शमा जिस घर में ब्याह के आई थी वो ऐसी ही शादी थी जहां माँ बाप हाँ कर देते हैं और बेटी सर झुका देती है। आज भी हमारे माशरे में ऐसा बहुत होता है, बेटी से पूछा तक नहीं जाता, उसको बताया जाता है। और बेटी के अंदर इतनी शर्म और हया होती है कि जब बाप अपनी बीवी से कहता है जाओ बेटी से ये बता के आओ कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। शमा के आगे भी जब ये बात कही तो उसने सर झुका दिया। वो कैसे सर उठाती? उसी गांव, उसी माशरे का तो वो हिस्सा थी जहां पे बेटियों से नहीं पूछा जाता था, जहां पे जबकि पूछा जाना चाहिए। उनकी पसंद नापसंद का होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है।
साल, 1 महीना या 6 साल की बात नहीं, मरते दम तक उसी के साथ वक्त गुजारना है, तो उसकी रज़ा के बगैर कैसे शादी की जा सकती है। वालिदैन अपनी पसंद को ज़रूर रखें, अपनी पसंद से ही शादी करें, लेकिन बेटी की पसंद को भी सामने रखें। जब वो दुल्हन बन के उस घर के अंदर पहुंची और शौहर ने उसका घूंघट उठाया, तो तब उसने देखा वो उसके ख्वाबों का शहजादा, जो हर लड़की ने अपने ख्वाबों में सोचा होता है, कैसा था वो उसके जो सामने बैठा था। हाँ, वो शक्ल सूरत का अच्छा था, किरदार का कैसा था वो ये नहीं जानती थी। पहली दफ़ा तो मिली थी उससे, जब उसका घूंघट उठा रहा था तब ही तो इतने करीब से वो आमने सामने बैठे थे। और इस घर के अंदर शमा का सफ़र शुरू हुआ। आधा सफ़र वो अपने माँ बाप के घर के अंदर तय करके आई थी, और हर बेटी बकिया ज़िंदगी का आधा सफ़र अपने सास ससुर के साथ, अपने शौहर और उसके बाद बच्चों के साथ गुजार देती है। और इसी घर में उसने भी रहना शुरू कर दिया। ये शाम का वक्त था, वो अपने घर में मौजूद थी, घर के और फर्द भी उस घर में थे, कि तभी उसकी निगाह पड़ी कि दरवाजे के अंदर से गांव के अंदर जिस तरह कोई औरत दुल्हन बनती थी, अभी कुछ अर्सा पहले वो खुद भी तो दुल्हन बनी थी, जानती थी एक लाल कलर का भारी भरकम जोड़ा जब पहनाया जाता है तभी वो औरत, वो लड़की दुल्हन बनती है। और उसके दरवाजे से भी वही लाल कलर का जोड़ा पहने, शाम के टाइम जब अंधेरा फैल चुका था, तकरीबन रात होने वाली थी, शाम भी अंधेरे की तरफ जा रही थी, रात की तरफ सफर कर रही थी, तो वहां उसके घर के दरवाजे से एक दुल्हन का लिबास पहने दुल्हन बनी, उसके चेहरे पे वही जेवरात थे, नाक पे, माथे पे, कानों पे, वो पूरी जेवरात से लदी हुई थी और दुल्हन का लिबास पहने घर के अंदर दाखिल हुई। वो परेशानी, या अल्लाह ये कौन है? ये तो दुल्हन है, इसको तो अपने दूल्हा के पास होना चाहिए। उस गांव में जो भी इस तरह की दुल्हन बनती थी कि पूरे जेवरात पहनने के बाद, दुल्हन का लिबास पहनने के बाद, तो वो तो सिर्फ पिया घर सुधार जाना होता था, तो ये मेरे घर क्या करने आ रही है? वो एकदम उठी, दुपट्टा सर पे लिया और हाथ धोने लगी, और मुड़ के देखा तो वो नहीं थी। क्या हुआ? वापस चली गई। मैं तो उसको वेलकम करने के लिए जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो वापस चली गई। फिर भी वो चलती हुई दरवाजे तक आई उसको देखने के लिए। कहाँ गई? मैं उसको बुला सकूं कि आप हमारे घर आ रही थी, सब खैरियत है? कहाँ चली गई हैं? बाहर कोई भी नहीं था। एक आम सी बात थी, वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। वक्त गुजरा, कुछ दिनों के बाद फिर से उसने देखा वही दुल्हन उनके घर में मौजूद है। फर्क यह था वो सहन में मौजूद थी और वो अंदर कमरे में गुजरी थी। उसने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वो जो लिबास था वो दुल्हन का था, तो उसको शक गुजरा कि ये कहीं मेरा लिबास पहन के तो कोई नहीं देख रहा। घर में और भी तो बहुत सारे फर्द थे, होता है सहेलियां, दोस्त, रिश्तेदार, हमसाए या कोई भी इस तरह आ जाता है तो कहते हैं जरा लिबास दिखाना, पहन के देखते हैं। तो एकदम से चौंक गई, उसके लिबास को किसने पहन के क्या कोई ट्राई किया है? जो उसके कमरे में वो गुजरा था। उसने कहा चले कोई बात नहीं, जो भी है पहन के देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वक्त गुजर रहा था, उसके शौहर का रवैया उसके साथ बदलता जा रहा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर यह राज खुलना शुरू हुआ कि उसका शौहर अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। कुछ उसकी ऐसी बुरी आदतें भी हैं जो कोई भी बीवी पसंद नहीं करती। वो बाहर औरतों के पास भी जाता था, वो शराब भी पीता था, और वो जब शराब पी के आता तो अपनी उस बीवी शमा के साथ बदजुबानी करता। और वो जानती थी कि इतना नशे में है कि अगर मैंने हल्की सी भी इसको कोई बात की तो ये मारने से भी नहीं रुकेगा। लेकिन एक औरत थी, कब तक बर्दाश्त करती? दिन और गुजरे और ऐसा ही हुआ। वो तंग आना शुरू हो गई उसकी शराब की आदत से, औरतों वाली आदत से। जब उसने जुबान खोली तो उसने उस पे हाथ भी उठा दिया। उस रात वो बहुत रोई और फैसला कर लिया कि आज के बाद वो शौहर को हाथ नहीं उठाने देगी। उसने बहुत गलत किया है, मैं अब ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी रात रोती रही और ये फैसला करती रही अब मैं कमजोर नहीं होंगी, कि तभी उसने देखा सहन के अंदर
लाल जोड़ा पहने दुल्हन बनी वो औरत फिर से खड़ी उसी की तरफ देख रही है, और जैसे उसकी निगाह उसकी तरफ पड़ी तो एकदम से चौंक गई। ये यहां मौजूद है, ये क्या कर रही है यहां पे? और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख ही रही थी, खौफजदा हो रही थी कि वहीं से वो चलती हुई सीधी बाथरूम की तरफ गई और बाथरूम के अंदर चली गई। वो और परेशान हो गई कि ये दुल्हन थी रात के इस पहर हमारे घर के अंदर, किसके पास मिलने आई है, किसके? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, मुझे कैसे बताता, मेरा तो शौहर मुझे मारने में लगा था, वो तो शराब के नशे में धुत था, मुझे नहीं पता लगा। अब ये बाहर आ जाएगी, मैं इसी से पूछती हूं कि आप किसकी मिलने वाली हैं, किससे मिलने आई हैं? आप आज रात हमारे घर में आई हैं, मुझे पता क्यों नहीं लग सका। वो काफी देर इंतजार करती रही, लेकिन वो लाल सुर्ख लिबास पहने दुल्हन बाहर नहीं आई। इतनी देर तो कोई बाथरूम में नहीं लगाता। तभी वो अपनी जगह से उठी, आहिस्ता से चलती हुई उस रात की खामोशी में अपने सहन के अंदर कदम रखती हुई इस अंदाज में जा रही थी कि मैं उसके पास पहुंचूं और ये राज जानने की कोशिश करूं कि इतनी देर हो गई है आपको, आपका मैं इंतजार कर रही हूं, आपसे पूछ सकूं कौन है आप बाहर क्यों नहीं आ रही? कि वो चलती हुई जब उस जगह पे पहुंची जहां पे बाथरूम था, तो वहां वॉशरूम में उसकी निगाह पड़ी कि दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर कोई भी नहीं था। वह हैरान हो गई। एक जुस्तजू थी, पूरा घर छान मारा, जहां जहां देख सकती थी। कहीं और तो नहीं चली गई, किसी बिस्तर पर जाके सो तो नहीं गई? क्योंकि मैं तो ख्यालों में थी, बेशक उस तरफ देख रही थी, लेकिन फिर भी अपना रोना याद था, आज शौहर का मारना याद था। हो सकता है इतनी देर में उठ के बाहर आ गई हो और मैंने ना देखा हो। तो ये सोचते सोचते उसने सारे घर को देख डाला, लेकिन वो कहीं नजर ना आई। कब उसकी आंख लगी, सुबह उसने अपनी सास से पूछा कि रात दुल्हन आई हुई थी, किसकी दुल्हन है, किससे मिलने आई है? तो उसकी सास ने कहा, घर में तो कोई दुल्हन नहीं आई, तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें? यहां पे कोई दुल्हन नहीं आई। फिर वो अपने आप से सवाल करने लगी, अगर ये दुल्हन नहीं थी तो मैंने किसको देखा? शौहर का रवैया और उसके साथ खराब होता जा रहा था कि वहीं से फिर एक रात उसने उसी दुल्हन को उसी के कमरे में पहले गुजरते हुए देखा, जिस तरह उसने पहले गुजरते हुए देखा। तो तभी उसकी आंख खुल गई और उसने कहा, मुझे याद पड़ता है कि इसी तरह किसी को मैंने गुजरते हुए देखा था और मैं अंदर इसलिए झांकने नहीं गई थी कि चलो कोई पहन के देख रहा होगा मेरा लिबास, लेकिन इस वक्त कौन पहन के देख रहा है? फिर एकदम से वो याद आ गई जो रात के टाइम में घर में मौजूद थी, जो वॉशरूम की तरफ गई थी, बाहर नहीं आई थी। फिर वो भी याद आ गई कि जो पहली दफ़ा घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई थी, दुल्हन का लिबास पहने, पूरी सोने से लदी, सोने के जेवरात पहने, सिर्फ वो हाथ ही साफ करने लगी थी कि वापस चली गई थी। अब रात के इस पहर फिर उसके कमरे में कोई है। वो अभी उठ के बैठी ही थी देखने के लिए सहन से कि मैं देख सकूं कमरे में कौन है जो गुजर के गई है दुल्हन का लिबास पहने, कि उसी लम्हे वो जो भी थी वो वापस आई, जो गुजर गई थी दरवाजे के अंदर से, मतलब दरवाजे से ही वो देख पा रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने क्रॉस किया था, तो वो फिर चलती हुई जान के दरवाजे के दरमियान में आके खड़ी हो गई। और तब उसने उसको पहली दफ़ा देखा। वो एक दुल्हन थी, बिल्कुल एक नॉर्मल सी औरत। उसका जिस्म ऐसा था, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल दरमियानी सी औरत थी। कद उसका नॉर्मल सा कद था। चेहरा ऐसा था जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, मेकअप किया जाता है। उसके चेहरे पे भरपूर मेकअप हुआ था, लाल सुर्ख जोड़ा उसने पहना हुआ था और पूरे जेवरात जिस तरह दुल्हन पहनती है वो सारे जेवरात उसने पहने हुए थे। और वो खड़ी उसको देख रही थी। और तभी पहली दफ़ा उस दुल्हन ने अपने हाथ इस अंदाज में किए जैसे उसको बुलाना चाह रही हो। वो यकीनन डर सी गई। रात के इस पहर उसके कमरे के अंदर दुल्हन जो पहले गुजर के गई थी अब जान के सामने आके खड़ी हुई है और उसको इस अंदाज में बुला रही है जैसे गले लगाना चाह रहे हो। उस बिल्कुल ना समझ पाई। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसको यकीन हो चुका था ये जो भी है ये कोई इंसान नहीं है। उसने फिर से आंखें खोली उसको देखने के लिए। वो अभी भी वहीं पे मौजूद थी
और उसके हाथ खुले हुए थे। वो अभी भी बुलाने के लिए इसी अंदाज में खड़ी हुई कि तुमने आंखें बंद कर ली, कोई बात नहीं, मैं अभी भी यहीं पे खड़ी हूँ। तो अपने बिस्तर से उठ गई ये देखने के लिए मेरा वहम है या हकीकत में ये कोई जिन्नात हैं। उसका दिल कह रहा था नहीं, ये कोई औरत ही है। मैं डर रही हूँ, मैं वहम कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये कोई जिन्नात हैं, ये औरत ही है। वो अपने बिस्तर से उठी है, उसने मुड़ के देखा, अभी तक वो वहाँ पे मौजूद थी और वो उसकी तरफ चलना शुरू हो गई। लेकिन अब उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे थे, क्योंकि दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। दिल के अंदर ये भी तो खौफ था, हो सकता है ये औरत ना हो, कोई जिन्नी हो, कोई फीमेल जिन हो और वह जो सामने खड़ी है, तो फिर क्या होगा। अब उसने इरादा किया, उसके और उस दुल्हन के बीच में जब बिल्कुल फासला कम रह गया तो उसने इरादा किया कि मैं इससे पूछूं ज़ोर से, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो, ताकि अगर मेरा खौफ है ये वाकई इंसान नहीं कोई और है तो घर के और फर्द भी जाग जाएं और मेरे पीछे आके मुझसे पूछें कौन है, तो मैं इनको बता सकूं ये कोई दुल्हन है। वो चलती चलती जब फासला कम रह गया तो वो रुक गई और जैसे ही वो मुंह खोलने लगी कि ऊंची आवाज़ में, जान के ऊंची आवाज़ में बोल सके ताकि घर के लोग भी जाग जाएं कि कौन हो तुम, अभी उसने मुंह खोला ही था बोलने के लिए कि उसी की आंखों के सामने जो मौजूद थी, हाथ इसी तरह किए हुए, उसने देखा उसके पहले हाथ गायब हुए, बाकायदा जिस तरह गायब होते हैं दोनों उसके हाथ गायब हुए, और जैसे उसके हाथ बाजू यहाँ तक गायब हुए, साथ ही उसका पूरा वजूद उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। हाँ, उसकी मुस्कुराती मुस्कुराहट, उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसको याद रही, जिसके बाजू खुले हुए थे उसको बुलाने के लिए, वो मुस्कुराती हुई गायब हो गई थी। वो एकदम से भागती हुई वापस आई, अपने बिस्तर पे आके लेट गई, गिर सी गई और खौफजदा सी थी। यकीनन वो वहम नहीं, यकीन था। आज उसने उसको देख लिया था जिसको पहले भी कई दफ़ा इस घर में देखा था, वो गायब हो गई थी। और सुबह फिर से उसने अपनी सास को सारा वाक़या बताया, कैसे पहली दफ़ा उसने दरवाजे में देखा, कैसे दूसरी दफ़ा उसने कमरे में किसी को इस तरह गुजरते देखा, फिर कैसे रात के टाइम देखा और आपसे मैंने पूछा था, और अगला वाक़या जो अब उसके साथ पेश आया था वो उसने बता दिया। और ये बात उसने अपने माँ बाप को भी बता दी थी कि उस घर में मुझे एक दुल्हन नज़र आती है, अब तो मुझे बाहें खोल के बुलाती है। मज़ीद उसने दुल्हन को कितनी दफ़ा देखा, क्या देखा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक रात खबर आई, शमा हस्पताल में दाखिल है, और वहीं हस्पताल के अंदर ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई, उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे। कहते हैं उसके सीने के ऊपर बूट बना हुआ था, जैसे उसके शौहर ने उसको इतनी ज़ोर से बूट मारा था कि उसका वो जो जॉगर था उसके सीने पे छपा हुआ था। मतलब वो मट्टी के निशान नहीं, मतलब ज़ोर से मारा जाए ना, इस तरह निशान बनता है, ऐसे था। पूजा कहती है मेरे कानों तक भी ये बातें पहुंची, कन्फर्म नहीं ये पहुंच सका। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की थी, अपने आप को फांसी लगाई थी। किसी ने कहा नहीं, उसने जहर खा लिया था। ये वो बातें थी जो उनकी सास ससुर फैला रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो फिर पता लगा कि उसने खुद से खुदकुशी नहीं की थी, उसको मारा गया था। तभी उसके शौहर, उसकी सास और उसके ससुर को जेल हो गई, शमा को मारने के इल्जाम में। यकीनन पुलिस ने सबूत इकट्ठे कर लिए थे, यहां तक कि जब वो मर गई तो उन्होंने उसकी लाश को दफनाने की बजाय पानी के हवाले कर दिया था, चलते पानी में बहा दिया था। तभी पुलिस ने सारी तफ्तीश की थी और उनको सारे सबूत मिल गए थे। उन तीनों को, उसके शौहर को और उसकी सास ससुर को सजा हो गई। लेकिन उससे एक रात पहले, मरने से एक दिन, यानी रात जो जिस रात वो मरी है उससे एक दिन पहले उसने अपने माँ बाप को घर बुलाया था। और उसके माँ बाप आए तो उससे पूछा, खैर है बेटी, तुमने इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? तो उसने बताया है कि मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरा शौहर, मेरी सास, मेरा ससुर मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस घर में नहीं रहना। मेरा शौहर मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है, मुझ पे जुल्म करता है, मेरी सास ससुर भी जुल्म करते हैं। और उसके माँ बाप ने बेटी को बजाय घर ले जाने के समझाने की कोशिश की कि बेटी
अब इसको बर्दाश्त करो, क्योंकि हम तुम्हें इस घर से ले गए तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अब बर्दाश्त करना चाहिए। तुम बर्दाश्त नहीं करोगी तो फिर ये घर तुम्हारा टूट जाएगा। माँ बाप एक बेटी को समझा जिस तरह सकते हैं कि वो अपने शौहर को प्यार से समझाए, उसकी आदतों को ठीक करे। जैसे माँ बाप समझाते हैं घर बचाने के लिए, वो बेचारे भी तो घर बचा रहे थे उसका। उन्होंने उसको घर बचाने के लिए जो जो कुछ उसको समझा सकते थे उसको समझाया, क्योंकि उसका एक 2 साल की बेटी और 1 साल का बेटा भी हो चुका था। क्योंकि कहानी में ये मैं आगे पीछे कर सकता हूँ पूजा जी, दिल से माजरत, क्योंकि 3 कहानियाँ उसमें रिश्तों के मामले में भूल जाता हूँ। आपने बहुत सारे रिश्ते बीच में गिनवा दिए, आपको तो याद हैं सारे रिश्ते। मैं रिश्तों का, मुझे मेन रिश्ते याद रहते हैं, ज़्यादा मैं आगे पीछे कर जाता हूँ। इसलिए अगर ये अहम भी नहीं है बच्चों का, अगर आगे पीछे हो जाए तो दिल से माजरत, क्योंकि ये बच्चे अगली खातून के हैं या इसके हैं ये मैं याद नहीं है मुझे। बहरहाल मकसद कहानी सुनाना है। उसी दिन वालदैन को उसने बुलाया था। वालदैन ने उसी दिन उसको समझा बुझा के ठंडा करके गए थे कि अपने घर को बसाओ, इस तरह तुम्हारा घर टूट जाएगा। तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, तुम माँ बन चुकी हो, सिर्फ बीवी नहीं हो माँ भी हो, 2 साल की बेटी, एक बेटा है तुम्हारा। और आखिर उसको वहीं छोड़ के वो चले गए थे और उसी रात ही उसकी मौत वाक़ हुई थी। उसके बाद फिर लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, क्योंकि ये खबर प्रॉपर वो पूजा कहती है मुझ तक भी नहीं पहुंच सकी। मुख्तलिफ खबरें निकली थीं, किसी ने कहा था जहर, किसी ने कहा खुदकुशी की, किसी ने कहा कुछ कहा। क्या हुआ इस रात वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर था वो मर गई और पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करके ले गई थी। अब कहते हैं हमारे चचा लगते हैं रिश्ते में, वो आए उसका सामान वगैरह लेने, उसका जहेज़ का जितना ज़्यादा सामान था, उसका पूरा कमरा भरा हुआ था। अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी, उनको भी जेल हो गई थी, शौहर को, सास ससुर को। तो उन्होंने कहा हम अपना सामान उठा लेते हैं। वो जो चचा हैं वो कहती हैं वो अमलियात वगैरह भी थोड़े बहुते जानते हैं। उनके साथ एक लड़का भी था। शाम का टाइम था, वो अंदर कमरे में दाखिल हुए तो पूरे कमरे के अंदर सामान भरा हुआ था। उन्होंने कहा पहले ये जो बड़ा सोफ़ा पड़ा है ये सोफ़ा बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सामान उठाएंगे। उनके चचा ने और दूसरी तरफ से लड़के ने सोफ़े को जैसे ही पकड़ा और उसको उठाने की कोशिश की तो उसी लम्हे ज़लज़ला आ गया। वो इतना तेज़, इतना ज़ोर शोर से ज़लज़ला आया कि वो दोनों, ज़लज़ला आ रहा है ये कह के बाहर निकल आए। जैसे बाहर आए तब तक ज़लज़ला रुक चुका था, लेकिन बड़ी ज़ोर से आया था। उनको ऐसे पता लगा जैसे ही वो सोफ़े को उठाने लगे तो चीज़ें गिरना शुरू हो गई थीं। बाकायदा तमाम चीज़ें हिल रही थीं और ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से ज़लज़ला आया था कि सारी चीज़ें गिर रही थीं। उनके सामने काफ़ी बर्तन तक गिर गए थे जो कमरों के अंदर सजाए जाते हैं, बर्तन तक गिर गए थे, चीज़ें गिर गई थी, इतनी ज़ोर से ज़लज़ला आया था। वो बाहर निकल आए। जब ज़लज़ला थम गया तो उन्होंने कहा दोबारा चलो, अब चल के सामान को वापस उठाते हैं। चाचा वहीं पे बैठ के कि चलो यार फिर से ज़लज़ला ना आ जाए, मैं ज़रा सिगरेट लगा लूँ। उन्होंने सिगरेट लगाई और सिगरेट पीते रहे और उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करना शुरू हो गया। अमलियात जानते थे। जब वो अमलियात पढ़ रहे थे उनको महसूस हुआ कि घर भारी भारी सा है, घर के अंदर कुछ मसला सा है। और जिस वक्त वो पढ़ रहे थे उनको झलक नजर आई। उन्होंने उस वक्त समझा कि मेरा वहम है। उन्हें जिक्र नहीं किया, लेकिन उनको क्लियर एक झलक नजर आई जो साइड से बाथरूम वाला, वॉशरूम वाला हिस्सा था, वहां से नजर आया कि शम्मा वहां से तेजी से गुजरी है। वो चौंक के उस तरफ देखा, फिर अपने आप से कहा वहम है मेरा, शम्मा कैसे हो सकती है वहां पे, वो तो मर चुकी है। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि मेरा वहम था या क्या हुआ। तो पढ़ते हुए उनको एहसास हुआ कि वहम नहीं, कुछ गड़बड़ है, भारी है ये घर। लड़के ने कहा अंकल आ जाइए, अब उठाइए, देर हो रही है। सिगरेट उन्होंने ज़मीन पे फेंकी, उसको पाँव से बुझाया, जूते से बुझा के अंदर गए। जैसे ही वही सोफ़ा जो उन्होंने उठाया था इतना भारी नहीं था कि दोनों ने आराम से उठा लिया था। जैसे ही उस सोफ़े को उठाने की कोशिश की तो उनको ऐसा महसूस हुआ अंकल को कि सोफ़े के ऊपर शम्मा बैठी है और सोफ़ा इतना भारी हो गया कि वो दोनों जोर लगा के उसको उठा रहे थे, सोफ़ा ऊपर नहीं उठ पा रहा था।
और अंकल का वहम कह लीजिए कि अंकल को नजर आया जैसे सोफे पे शमा बैठी है, और वो चौंक के और जो पूरा जोर लगा के सोफा ऊपर उठा रहे थे, सोफा उठ ही नहीं रहा था। तभी लड़के की आवाज आई, अंकल ये कौन बैठा है ऊपर? तब उनको यकीन आ गया, जिसको मैं देख पा रहा हूं मेरा वहम नहीं, ये वही लड़का जो मेरे साथ है, उसने भी कुछ देख लिया है और वो जोर लगा रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था। तभी दोनों ने छोड़ दिया और तेजी से बाहर आ गए। अंकल ने लड़के से पूछा, क्या देखा? उसने कहा, इस तरह की लड़की बैठी हुई थी ऊपर। और अंकल समझ गए कि जिसका हुलिया ये लड़का बता रहा है ये कोई और नहीं, शमा बैठी है। तभी दोबारा से लड़के की आवाज आई, जो बाहर कमरे से निकल के आ गए थे, कि अंकल वो देखिए, वो लड़की फिर अभी सामने है कमरे में। और अंकल ने भी देखा तो हां, कमरे के कोने में शमा सामने खड़ी थी। तब अंकल को अंदाजा हो गया कि थोड़ी देर पहले मैंने जिसको देखा था वह वहम समझा था, वो शमा ही मुझे झलक नजर आई थी। फिर मैंने उसको सोफे पे भी बैठे देखा। यही सोफा इतना हल्का फुल्का था, हम दोनों ने उठाया था, आराम से उठ गया था। अब इतना वजनी हो गया था कि हम उसको हिला नहीं पा रहे थे। कि मैं जिसको वहम समझ रहा था कि शमा उस पे बैठी है, तो उस लड़के की भी आवाज़ आ गई कि ये कौन बैठा है। और बाहर निकल के उस लड़के की फिर से आवाज़ आई, वो देखें वो लड़की फिर से सामने खड़ी है। और जब अंकल ने देखा तो वो शमा खड़ी थी। तभी वो समझ गए और उन्होंने बाहर निकल के एक बंदे से पूछा कि अभी जलजिला आया था, क्योंकि वो इतना खौफनाक जलजिला था कि तमाम चीज़ें इधर इधर गिरी थी ज़ोरों शोर से। तो उस बंदे ने कहा, नहीं भाई, जलजिला आप जिस तरह का बता रहे हो इस तरह का जलजिला आया तो खबरों में इधर उधर हर जगह पे चल रहा होता, कोई जलजिला नहीं आया। तब अंकल समझ गए। वो पहली दफ़ा जब उन्होंने सोफ़ा उठाया था, सोफ़ा तो भारी नहीं था, आराम से उठ गया था, लेकिन जो वो जलजिला आया था वो शमा वहाँ पे मौजूद थी और उसने जलजिला दिया था कि मत उठाओ मेरे सामान को, यहाँ ही पड़ा रहने दो। और दूसरी दफ़ा जब उठाने गए थे, वो सोफ़े पे इसलिए आके बैठ गई थी कि नहीं उठा सकोगे, मेरे सामान को पड़ा रहने दो। और वो सामान वहीं पे पड़ा रहा। अब वो सामने खड़ी थी अपने उसी लिबास के अंदर जो उसने दुल्हन वाले दिन पहना था, उसी लिबास के अंदर मौजूद थी जब वो दुल्हन बनी थी। और उसने जो लिबास पहना था अभी भी वो उसी लिबास में सामने खड़ी थी। अंकल ने जब उसको देखा था बाथरूम की तरफ, वहम समझा था, उस वक्त भी वो दुल्हन के लिबास में थी। जब वो सोफे पे आके बैठी थी, उस वक्त भी शमा दुल्हन बनी सोफे पर बैठी थी। और अभी सामने कोने में वो दुल्हन बनी खड़ी थी और इस अंदाज में अंकल को और उस लड़के को देख रही थी कि चले जाओ इस घर से, ये मेरा घर है, मैं दुनिया से चली गई हूं, मेरे वजूद ने दुनिया को छोड़ दिया है, लेकिन मेरा हमजाद अभी भी यहीं मौजूद है और तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें वार्निंग दे रहा है, चले जाओ, नहीं तो इस पूरे घर को इस तरह का जलजिला लाऊंगी कि पूरा घर गिरा दूंगी। चचा भी समझ गए, उस लड़के ने भी फौरन कहा, चचा भागो यहां से, उसकी आत्मा यहां पे फिर रही है और वो नहीं चाहती कि हम सामान उठा सकें। इसलिए वो सोफे पे बैठ गई और सोफा इतनी भारी भरकम हो गया कि जिसको पहले हम दोनों ने उठा लिया था, अब हिल तक नहीं रहा हमसे। और वो सामान छोड़ के दोनों वहां से वापस चले गए थे। दोबारा सामान लेने भी वहां पे कोई नहीं गया था। वो घर वीरान हो गया था, जिस घर के अंदर शमा जिसका शौहर, उसकी सास, ससुर, ये 4 लोग रहते थे, वो तीनों जेल चले गए और वो दुनिया छोड़ गई। लेकिन कहते हैं अब भी उस घर के अंदर शमा की आत्मा भटकती है। अभी भी कुछ लोगों ने उस बंद घर के अंदर शमा की आत्मा को भटकते हुए, चलते फिरते हुए देखा है, जिसको उस लड़के ने और उस अंकल ने, चचा ने क्लियर देखा था। कहते हैं वो अभी भी शमा उसी घर में फिरती है। दूसरी कहानी उन्होंने भेजी अपनी एक दोस्त की, जिनका उन्होंने नाम नहीं बताया। वो कहती है, जब मैं शादी होकर यहाँ पे आ गई, मेरी बच्ची हो चुकी थी, 1 साल की थी, तो हमारे घर से कोई 20 कदम के फासले पे उसका घर था। तो मेरे घर वालों ने कहा कि आप सिलाई कढ़ाई इससे जाके सीख लो। वो जो लड़की थी, कंवारी सी थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो कहती है मैं उसके पास सिलाई कढ़ाई करने के लिए चली गई। शमा कहती हैं, पूजा कहती हैं। अच्छा, शमा के हवाले से उन्होंने एक और बात की थी, उनको ख्वाब में भी अक्सर फिर शमा नज़र आती थी। पूजा कहती हैं, जब मैंने पूजा की कहानी जब सुनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था मेरी एक दोस्त है जो मर चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। उन्होंने अपनी उस कहानी में इसका जिक्र किया था। वो यही शमा थी जो दुल्हन के रूप में फिरती थी। ये पूजा को भी अक्सर नज़र आती थी।
वो कहती है मैं सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए जाती थी, तकरीबन सुबह 10 बजे चली जाती और 3-4 बजे तक उसके साथ रहती। 2.5 महीने में उस लड़की के साथ ऐसी दोस्त बन गई, वो मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड बन गई कि हम दोनों काम भी करते और गपशप भी करते। 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी शादी हो गई। कहती हैं मेरी उसके साथ इतनी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई थी कि जब उसकी शादी हो रही थी तो मैं उससे बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आओगी। खैर वो शादी करके अपने घर चली गई और उसके बाद वो कहती हैं कि 6-7वां महीना था कि पता लगा उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो रही थी। वो माँ बनने वाली थी। 5-6 महीने का उसकी पेट के अंदर बच्चा था कि उसको अस्पताल लेके गए। उसकी तबीयत थी कि संभल ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल ठीक थी, अब कभी उसको कोई मसला नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा उसके साथ ज़रूर हो रहा था। जब वो अपने कपड़े ऊपर छत पे डाल के आती थी, जो धो के सूखने के लिए जब वो लेने के लिए जाती थी, तो वो कटे होते थे, ऐसे जैसे कैंची से कोई काट के जाता हो। अभी उसके नए कपड़े भी काफ़ी ऐसे रखे थे। अभी तो उसकी शादी हुई थी, 6-7 महीने हुए थे। कई कपड़े ऐसे थे बिल्कुल नए जो उसने पहने नहीं थे, उनमें भी कई में कट लग गए थे। लेकिन वो परवाह नहीं करती थी, वो लगी रहती थी। लेकिन कभी उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। वो कहती है इसका नाम परवीन था, या वो एक और है खातून, परवीन या परवीन। परवीन का कद तो इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। इसका रंग गोरा चिट्टा सा था। बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बल्कि जिस्म था। लेकिन उसको मोटा नहीं कहना चाहिए, यानी बिल्कुल कमज़ोर सी जो होती है उस तरह कमज़ोर नहीं थी, भरा भरा सा जिस्म था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। नैन नक्श भी खूबसूरत थे, रंग भी खूबसूरत था। कभी कोई बीमारी नहीं थी, अपने काम से काम रखने वाली। इतनी शरीफ लड़की थी कि लोग छत पे जाके धूप सेकने के लिए बैठते हैं, वो छत तक भी नहीं जाती थी, इतनी शर्मीली थी, नीचे ही बैठी रहती थी। उसकी सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे। लेकिन वो बातें जो हमें नहीं पता थी वो ये थी कि जब उसके लिए रिश्ता आया तो उससे बहुत से पहले उसके करीबी कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे इसकी शादी ना हो। पहले वो मेरे घर के बिल्कुल करीब रहती थी, 20 कदम के फासले पे थी। जब मैं उससे कपड़े सीखने के लिए जाती थी, सिलाई सीखने के लिए जाती थी। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो उसकी बिल्कुल ताई के घर के साथ वाला घर था। उसकी ताई की ख्वाहिश थी जो बिल्कुल साथ वाला घर है वहां पे वो अपनी बेटी देना चाहती थी। लेकिन वहां पे उनकी बेटी की शादी तो ना हो सकी। और जब उनको पता लगा कि इस घर में परवीन का ये रिश्ते की बात चल रही है तो वो बहुत तकलीफ में थी। उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की कि परवीन इधर शादी होके ना आए। भरपूर कोशिश की कि परवीन इस घर में शादी होके ना आए, रिश्ता किसी तरीके टूट जाए और हम अपनी बेटी का रिश्ता कर सकें। लेकिन फिर भी परवीन उस घर में शादी करके आ गई थी। अब अक्सर होता कि वो अपने नए कपड़े खोलती तो वो कटे हुए होते, ऊपर वो छत पे डाल के आती तो वो भी कटे हुए होते। उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। एक दिन ऐसा दर्द उठा, 6-7 महीने की थी, पेट में 5-6 महीने का बच्चा था। ऐसा दर्द उठा कि तकलीफ से बाहर हो गई। उसको अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने एकदम से कहा कि इतनी यंग एज में इसको क्या हुआ है। तो पता लगा दिल का कोई मसला बता रहे हैं। दिल के मसले को हल कर रहे थे तो पता लगा कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर कोई मसला आ रहा है। तो डॉक्टरों ने कहा फौरी तौर पे इसका ऑपरेशन करना होगा। इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अब यही हमारे पास हल रह गया है, वरना माँ और बच्चा दोनों की ज़िंदगियों को खतरा है। फौरी तौर पे उसका बड़ा ऑपरेशन किया गया। और जब उसका बच्चा उसके पेट से ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया तो डॉक्टरों ने कहा अब यह खतरे से बाहर है। तकरीबन कहते हैं 10-12 मिनट ही गुजरे थे जिसके बारे में कहा गया था वो खतरे से बाहर है कि एकदम से पता लगा कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। और 15 मिनट के बाद उसके बेटा जो जिंदा था उसकी भी मौत वाक़ई हो गई।
या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, उसी वक्त उसकी बेटे की मौत वाक़ई हो गई या 15 मिनट के बाद, या मैं कंफ्यूज हूँ, सही तरीके उन्होंने भी नहीं बताया। अब जो वो इस तरह इस दुनिया से चली गई, वो कहती है मेरे शौहर ने आके मुझे बताया, पूजा तुम्हें पता है वो जो परवीन थी? मैंने कहा हाँ हाँ, कहते उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो मुझे शॉक्ड पहुंचा, मैं कहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। और मेरी वो एक बेहतरीन दोस्त थी, यकीनन मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां थी, वो दूर चली गई थी, मुझसे मिल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ही याद आती थी। अभी तो उसकी शादी हुई थी, कुछ 6 महीने हुए थे टोटल, 7 महीने। इतनी बड़ी खबर कि मैं शॉक में चली गई कि ये क्या हुआ है। तो तब मैं गई मिलने के लिए, तो बातें जो मेरे सामने आई, तो उसकी जो भाभी थी उसने पता करवाया, बहन या भाभी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शमा की, वो किसी बुजुर्ग के पास गए और उस बुजुर्ग से उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे हमारी बहन के साथ ये हुआ है, बताइए। तो वो कुछ पढ़ते रहे और उन्होंने पढ़ने के बाद बताया कि शमा के ऊपर, परवीन के ऊपर, सॉरी शमा तो पहला किस्सा था, परवीन के ऊपर सख्त किस्म का काला जादू किया गया था। और जिसने जादू किया था वो उसके घर के बिल्कुल करीब रहती है। इनकी दावत थी शादी की, दोनों मियाँ बीवी उनके घर शादी की दावत खाने गए थे, तो उनको दूध और बर्फी पेश की गई थी। और वो जो बर्फी खाई थी शमा परवीन ने, तो वो बर्फी खाने की देर थी कि उसके जिस्म पे जादू वार कर गया था। और उसके बाद वो जादू उसको इतना तकलीफ देता रहा, उसको तड़पाता रहा, और वो तड़पती रही कि वही जादू ही उसकी जान ले गया। वो जो उसको तकलीफ उठी थी, उसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं था, उसके अंदर जो बीमारियां चलनी शुरू हो गई थीं वो सिर्फ और सिर्फ काले जादू की वजह से थी। और जो उसके कपड़े कटते थे वो उसकी ताई काटती थी, वही ताई जो उसके घर के साथ वाली दीवार में रहती थी, उसी ताई ने ही उसको बर्फी खिलाई थी काले जादू वाले के। ये वही ताई थी जो चाहती थी परवीन की शादी इस घर में ना हो। और वो जब ऊपर कपड़े तार पे लटका के आती थी सुखाने के लिए, तो वो भी वही काट जाती थी, लेकिन वो आगे से कुछ नहीं कहती थी, खामोश रहती थी। और उसके वो नए सूट जब खोले गए जो अभी तक उसने पहने नहीं थे, वो भी अंदर से कटे हुए थे। और उनकी एक नानी थी कि जिस दिन वो अस्पताल में थे, तो उसकी नानी ने, ये फिक्र मुझे ज़रा समझ भी नहीं आया, पूजा जी आपसे मैं बात करना चाह रहा था तो इसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकता, कि उसकी नानी ने भी उसकी ताई को एक खौफनाक हालत में देखा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने सारे बाल मुंह पे डाले हुए थे, और छुप छुप के वो देख रही थी कि उसकी नानी भी देख के डर गई थी, और बाद में पता लगा था वो उसकी ताई थी। अब बज़ाहिर तो ये एक जादू का केस था कि एक जादू, काला जादू किया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि जब मेरी एक रिश्ते में लगती हैं उनकी छोटी बुआ, परवीन, हाँ छोटी बुआ, और उनका बेटा उनके घर आए मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना भी एक वाक़या लिखा है। कहती है मेरे साथ भी एक रात को वाक़या हुआ कि हम गाड़ी से निकले तो मेरी बेटी थी, वो सो गई थी, शौहर ने कहा इसको आराम से उठाओ, ये उठे नहीं। हम इस तरह, वो वीरान सा रास्ता था, वहाँ से गुजर के आ रहे थे, तो मेरे दिल को एक अजीब सा महसूस हो रहा था। और उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर जाके लेटी और मैंने भी कुछ महसूस किया था, मुझे वहम सा लगा था। लेकिन जब मेरी बुआ और उसका बेटा आए, उन्होंने बात बताई, तो फिर मुझे लगा जो मैंने भी देखा था वो वहम नहीं था, क्योंकि मेरी बुआ ने बताया कि उस दिन हम तुम्हारे घर आए थे, मेरा बेटा भी साथ था। मैंने कहा हाँ बुआ, छोटी बुआ कहती है पता नहीं क्या हुआ है, जब हम तुम्हारे घर से निकले हैं अपने घर के लिए जाने के लिए, उनका गांव तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, तो मेरे बेटे ने मुड़ के देखा, पीछे एक लड़की आ रही थी। उसने समझा गांव की कोई एक लड़की है। उसने सफ़ेद वाइट कलर का वाइट सूट और रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, और उसका चेहरा इस तरह था, सारा था। मेरे बेटे ने देखा, उसने कहा ठीक है, कहीं किसी गांव की होगी, जिस तरह निगाह पड़ जाती है कोई लड़की जा रही है। वो आगे चलता रहा, हम भी चलते रहे, यहां तक कि हम अपने गांव पहुंच गए। कहती जब हम अपने घर दाखिल होने लगे तो मेरे बेटे ने मुड़ के देखा, तो पीछे वही लड़की जिसने वाइट कलर का सूट, रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, वो पीछे आ रही थी। तो वो चौंक सा गया।
उसने कहा मे बी इसने कहीं जाना होगा या कहीं जा रही है। तो वो अपने घर में दाखिल हो गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ये लोग सोने के लिए लेट गए। वो अभी लेटे हुए कोई 1-आध घंटा ही हुआ था कि उसके बेटे ने चीख मारी। तो बुआ कहती है मैं भागती हुई बेटे की तरफ गई, मैं भी अभी सही तरीके सोई नहीं थी। क्या हुआ? तो मेरा बेटा थर थर कांप रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है? तो उसने माँ से बताया कि माँ, एक लड़की को मैंने देखा है, वो इधर अभी मेरे पास खड़ी थी, मेरे पाँव के पास। मेरी आंख खुली, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चारपाई हिली है। मैं नींद में था, हल्की हल्की नींद में था, मैं वैसे ही आंख नहीं खोली, लेकिन जब दूसरी दफ़ा ज़ोर से हिली है तो मेरे आंख खुल गई है बाकायदा। और जब मेरी आंख खुली है तो मैंने सामने एक लड़की को देखा है जो सफ़ेद कलर का सूट पहने हुई थी, रेड कलर का उसने दुपट्टा लिया हुआ था। और माँ, ये लड़की जब हम पूजा के घर से निकले थे तो वहाँ मैंने पहले उसको देखा था। मैंने कहा कहीं जा रही होगी। फिर जब हम घर दाखिल होने लगे तब भी मैंने इसको देखा था। और मैंने कहा हमारे पीछे तो नहीं आ रही होगी, इसने भी शायद कहीं जाना होगा। मैंने फिर भी इसको इग्नोर किया, लेकिन अब मैं सोए हुए उसने मेरी चारपाई को हिलाया है और मैं उठ गया हूँ और मेरे बिल्कुल वो सामने खड़ी थी। तो मैंने चीख मारी, जैसे ही चीख मारी तो वो गायब हो गई है। पूजा कहती हैं जब मेरी बुआ, छोटी बुआ ने ये मुझे वाक़या सुनाया तो मैंने पूछा कि फिर आपने बेटे से पूछा वो कैसा रहा, हुलिया उसका कैसा था? तो उसके बेटे, उसने पूछा, कहती हाँ मैंने बेटे से पूछा वो कैसी थी। तो उसने उसका हुलिया बताना शुरू कर दिया कि इस तरह के कपड़े थे, इस तरह उसकी शक्ल थी, इस तरह का नाक था, इसकी आँख थी, इस तरह की ये थी। सारा नक्शा जब उसने खींच दिया तो आगे से एक जुमला कहती है, पूजा कहती है मैंने कहा कि उसने वो जो सफ़ेद कलर का कपड़े पहने हुए थे उसके ऊपर इस तरह निशान, इस तरह फूल बूटे बने हुए थे। कहती हाँ 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 यही देखा है मेरे बेटे ने। तो मेरी बुआ भी चौंक गई, क्योंकि बुआ नहीं जानती थी जिस बात को मैं वहम समझ पा रही थी कि जिस दिन हम लोग आए रहे थे मेरे शौहर ने कहा था इसको आराम से उठाओ, ये जाग ना जाए बेटी। और हम लोग उस वीरान रास्ते से आ रहे थे, घर पहुंचे थे, तब मैंने भी उसको देखा था और उसको अपना शायद वहम समझा था। वही रेड कलर का दुपट्टा, वही सफ़ेद कलर के कपड़े जिस पे ये थोड़े से निशान थे, वही नक्शा मैं कैसे भूल सकती हूँ जो परवीन का नक्शा था। वही कदो काट, वही सारा कुछ मैंने परवीन को देखा था। लेकिन मैंने ये समझा कि शायद मुझे नई नई उसकी मरने की खबर पहुंची है और मेरे दिमाग पे वो सवार हुई है। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं 2.5 महीने 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उसके साथ होती थी, 5-6 घंटे। उससे एक प्यार सा हो गया था, मोहब्बत सी हो गई थी। उसकी मरने की खबर सुन के शायद मेरे ऊपर इस तरह का हुआ है कि शायद मेरा वहम हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा झटके में थी, शॉक्ड में थी कि उस खबर को सुन के मुझे लगा कि मैंने परवीन को देखा है इस तरह, लेकिन मैं उसको अपना वहम समझी थी। लेकिन आपका बेटा जो निशानियां बता रहा है, सारी निशानियां पर पूजा कहती है मैंने इसी तरह ही उसको देखा था और मैं ये समझी थी ये मेरा वहम है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। इसका मतलब है मैंने उस परवीन को ही देखा था जिसको गवाही दे दी उस बुआ के बेटे ने देख के कि वो आपके घर से ही हमारे पीछे आई थी और उनके घर तक अंदर दाखिल हो गई थी और उसने अंदर उसको देखा था। वो कोई और नहीं, परवीन थी। और कहती है जब पूजा कहती है जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ वो मैंने परवीन को ही देखा तो मेरा वहम नहीं था, मैंने उसको खुली आंखों से देखा था जिसको मैं अपना वहम समझ के इग्नोर कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने ख्वाब में देखा कि वो छत पे बैठी है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़कियां बैठी हुई हैं और वो हंस रही है बैठी। मैं जैसे ही छत पे चढ़ती हूँ तो मुझे हाथ के इशारे से मुस्कुरा के कहती आओ आओ बैठो, आओ तुम भी आके बैठो। और ख्वाब में मुझे एहसास होता है ये जो मुझे बुला रही है ये तो हमारी दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन कितनी खुश है, सबके साथ बैठी है। और वो कहती है ये ख्वाब मुझे मुसलसल कई अरसे तक नज़र आता रहा। और उन्हें मुझसे इलाज करा रही हैं पूजा, मैं उनको पानी दम करके देता हूँ, उनके शौहर को भी पानी दम करके देता हूँ। माशाल्लाह बहुत 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 मियाँ बीवी अच्छे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, बहुत अच्छे हैं, यकीन मानिए मैं दिल से कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे हैं। पूजा बहन भी और उनके जो भाई जो शौहर हैं भाई साहब, उनको अल्लाह ताला खुश रखे, उनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारी मोहब्बतें दोनों के लिए, बहुत अच्छे हैं दोनों। तो कहती है ख्वाब मुझे कई अरसे तक मुसलसल नज़र आता रहा और उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने वो जब आपसे इलाज करवाया, पानी पीना शुरू किया, सारा दम करवाना शुरू किया और सलाम अला नूह पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद से वो मुझे ख्वाब नज़र आना बंद हो गया। वरना मैं मुसलसल उस ख्वाब को देखती थी और मैंने भी परवीन को वहम समझ के इग्नोर किया था, लेकिन वो वहम नहीं, वो परवीन थी। तीसरा वाक़या जो उन्होंने सुनाया है, जिस पर मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके अंदर सवाल पैदा होंगे, कहती हैं कि मेरी क्या लगती हैं रिश्ते में, मैं इसके लिए मैं पूजा आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, चाची।
कि रिश्ते में भूल जाए तो ताई तो मुमानी तो ये वो होता है। कहती मेरी चाची मिलने के लिए आई, तो सर्दियों के दिन थे, हम ऊपर बैठे हुए थे छत पे, तो मैंने देखा उनके गले में एक लॉकेट टाइप बना हुआ था, हाथ सा बना हुआ था, डिज़ाइन सा ऐसे बना हुआ था। मैंने उनको देखा, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा चाची ये कहाँ से लिया है? मैंने भी लेना यार, बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो बोली कि मैं माथा टेकने के लिए गई थी, तो वहाँ पे प्रसाद के तौर पे मुझे एक राखी मिली है, ये राखी है, ये मेरी हिफाजत करती है। मैंने कहा आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, क्या हुआ? उनका अंदाज़ ऐसा था बताने का कि मुझे लगा जैसे कोई वाक़या इसके साथ जुड़ा है, तभी वो कह रही। वरना एक बंदा कहता है वैसे जी मैंने हिफाजत के लिए पहना है, तो उनकी चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता था जैसे कुछ हुआ है ज़िंदगी में और उसके लिए उन्होंने एक राखी, ये प्रसाद के तौर पर उनको मिली थी, एक राखी वो बांधती हैं। माथा टेकने गई थी। मैंने कहा क्या, मुझे भी बताएं। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया जो बहुत ही अजीब व गरीब था। चाची कहती है हमारी भाभी काफ़ी अरसे से बीमार जा रही थी, उनको शदीद दर्द होता था और इतना दर्द होता था कि वो चीखें मारना शुरू कर देती थी। दर्द उनका नाकाबिले बर्दाश्त होता था। पहले छोटे मोटे इलाज कराए और जब कोई हल नहीं हुआ तो हम उनको लेके अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने उनको दाखिल कर लिया। कुछ अनुसार उनका इलाज होता, वो वापस आ जाती, फिर उनका मसला होता, फिर वो अस्पताल दाखिल हो जाती। ऐसे ही एक था कि अब वो अस्पताल में दाखिल थी भाभी। तो चाची कहती हैं शाम के टाइम मैं ड्यूटी देती, 6 बजे मैं चली जाती, और उसके बाद भाई थे मेरे, वो आ जाते, उनके भाई यानी जो भाभी थे, भाभी के भाई। सुबह उनकी माँ आ जाती, ऐसे 3 लोग ड्यूटियाँ देते थे। माँ आ जाती, चाची ये वाली कहती है मैं चली जाती, और रात को उनका भाई भाभी का सो जाता। क्योंकि रात को मैंने अपना खाना घर जाके खाना होता था, तो भाभी को अस्पताल वाले ही खाना पीना, उसका क्या ख्याल होता था, वो सारा करते थे। तो ऐसी ही एक शाम मैं वहीं पे मौजूद थी। भाभी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। अस्पताल के जो बेड होता है, बिस्तर सा होता है, उसके साथ भी एक छोटा सा बिस्तर नुमा ही कह लीजिए, बैठ भी सकते हैं, जो 7 मरीज़ के आए होते हैं उसके ऊपर लेट भी सकते हैं। प्रॉपर बिस्तर तो नहीं होता, बेंच टाइप ही होती है, लेकिन इस तरह की बनाई जाती है कि अगर कोई कमर सीधी करना चाहे 1-2 घंटे के लिए, जो बैठा बैठा साथ बैठा हुआ है उसके साथ, वो रात को लेटना चाहे तो वो कहाँ जाए। तो एक कहते हैं मरीज़ के साथ एक बंदा रात को रुके। बहुत सारे अस्पताल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं होती, नर्सें वगैरह देखती हैं। और कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहाँ पे कहते हैं मरीज़ के साथ एक बंदा रुक सकता है, जो उसकी देखभाल के लिए उसको वॉशरूम लेके जाना है। और डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में वो मरीज़ दाखिल है। कुछ डिपार्टमेंट में इजाज़त नहीं होती, कुछ डिपार्टमेंट में इजाज़त होती है कि पेशेंट के साथ उसका एक साथ कोई फैमिली का मेम्बर हो जो उसको देखभाल करे, वॉशरूम ये वो वगैरह। तो कहती है शाम का टाइम था, उसी मेज़ पे चाची कहती है मैं अकेली बैठी थी कि कुछ साहब थे, एक उनकी बीवी और उनका एक बेटा, बड़ा बेटा, वो आए। तो नर्स ने कहा अगर आप बुरा ना माने, जिस जगह पे वो चाची कहती है मैं बैठी थी उस मेज़ पे जो लेटने वाली एक जगह भी थी और बैठने वाली, कि थोड़ा सा इनको ज़रा बैठने दे दें इनको, और फिर ये थोड़ी देर तक चले जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसका बेटा फ़ोन पे बात कर रहा था और उसका शोहर बोला मैं ज़रा दवाई लेके आता हूँ इसको, बस यहाँ ज़रा ये बैठ जाए। तो वो बैठने की बजाय वो खातून खड़ी हो गई। उसकी उम्र उन्होंने नहीं बताई, मैं पूछ भी नहीं सका क्योंकि मैंने कहानी रिकॉर्ड करनी थी। वो अजीबो गरीब सी बातें कर रही थी। उनकी बातें सुन के चाची कहती है मैं भी हैरान हो रही थी कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं। तो इस तरह की कोई बातें नहीं करता। कुछ जो समझ आई वो इस तरह था कि जैसे हाँ बस ठीक है, टाइम तो आ गया है, आ जाएगी, अभी तो लेटी है तो बस ये भी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा टाइम है, अभी आ जाएगी। अजीब सी बातें कि लेटी है, इसको टाइम है, आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा और आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। और इस तरह की अजीब सी बातें करती रही। और चाची कहती है मैं हैरान होकर उसको देख रही कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं। तो उनके बेटे से मजबूरन पूछ लिया कि क्या मसला है इनके साथ। उसने कहा अब नाराज़ ना हो, इनका ठीक नहीं है, ये ऐसे ही अजीब सी बहकी बातें करती हैं और ऐसे ही रहती हैं, तो आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। इसके दवा जो अब्बू हैं वो दवाई लेने के अभी आ जाते हैं, हम चले जाएंगे, तो इनकी बातों को माइंड ना कीजिएगा, ये बातें अजीब से करती हैं। तो कहती मैं समझ गई कि बेटे ने एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकी दिमागी हालत अजीब है, या मतलब पागल नहीं है, लेकिन कुछ बहकी बातें करती हैं। तभी उनकी बातें अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि बहकी थी, पहले हज़म नहीं हो रही थी, अब समझ आ गई वो एक अजीब सी बातें थी। क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा था कि हाँ अभी तो लेटी है, क्योंकि उन्होंने पूछा ना इनको क्या हुआ, उन्होंने कहा जी तबीयत ख़राब है और बीमार रहते हैं।
बीमार रहती हैं तो इनको दाखिल करा देते हैं। तो उनकी तरफ थोड़ी देर तक बातें कर, जो अपने आप से बातें कर रही थी, इस तरफ देख के कहती हैं हाँ ठीक है, अभी तो लेटी है, ठीक है, लेकिन आ जाएगी, थोड़ी देर तक आ जाएगी, हाँ इसको भी, ये भी आ जाएगी। अजीब सी ऐसी बातें जो समझ भी नहीं आई। अब उस वक्त वो थोड़ी सी अजीब लगी हैं बातें, और उन्होंने इन बातों को इग्नोर किया कि नॉर्मली कह रही है, बहकी औरत है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो ये फरमा रही है अभी तो ठीक है लेकिन आ जाएगी। कहती हमने इग्नोर किया। तो बातें करते करते ना 2 मिनट खड़ी, 3 मिनट वो बातें करती रही। हमने भी पूछा क्या मसला है, तो उसने ऊंची ऊंची बातें कर दी, सब डिस्टर्ब हो रहे थे। उसके बाद खड़ी खड़ी उसने अपना दुपट्टा उतारा है, उसी बेंच पे आके लेटी है, पाँव के नीचे उसने दुपट्टा फंसाया है, जैसे सर्दियों में अक्सर लोग सर्दी से बचने के लिए चादर ओढ़ लेते हैं। उसने अपने दुपट्टे को पाँव के नीचे फंसाया है और चादर की तरह ओढ़ के उस दुपट्टे को अपने सर के ऊपर भी डाल दिया। अब उसका पूरा जिस्म दुपट्टे से ढांप दिया गया, ढांपा हुआ था, पाँव के नीचे भी दुपट्टा था और सर तक दुपट्टा था, और वो बोले जा रही थी। थोड़ी देर वो लेटती इस तरह बोली और साथ ही 2 मिनट गुजरे होंगे कि सो गई है। वो जो ऊंची ऊंची बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी कि किसी से बात कर रही हो, और उसको इर्द गिर्द के बारे में भी बता रही थी। हाँ सारे बैठे हुए हैं, वो जिस तरह उसका कह रही थी वो लेटी है, ये भी आ जाएगी, बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, घर वाले आ गए थे। अजीब सा ऐसे बुड़बड़ाती जा रही थी, और जैसे ही लेटी है 2 मिनट कहते हैं इस तरह बातें करती रही, और उसके बाद खराटे आने की आवाज़ शुरू हो गई। जैसे कोई ऊंचे ऊंचे अजीब से खराटे नहीं लेता, ऐसे खराटे लेना शुरू हो गए। हम परेशान हो गए कि यार कैसी औरत है, अभी इतना कुछ कह रही थी, चादर पाँव के नीचे फंसाई है, जिस्म पे अपना दुपट्टा ओढ़ा है, और देखो सो भी गई है और खराटे भी ले रही है, अजीब से खराटे ले रही है। 2 मिनट के बाद हमने आंखों से देखा खराटों की आवाज़ आ रही है ऊंची ऊंची। सारे एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है बंदी के पास, क्या नहीं। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आ गया, कहता अम्मी उठ जाओ चलें, अब्बू आ गए दवाई लेके, उठ जाओ चलो चलें। खामोश। अम्मी चलें, खामोश। उसने फिर हाथ रख के माँ को जगाया, अम्मी उठ जाएं, अब्बू आ गए हैं। अम्मी नहीं हिली। उसने अम्मी के मुंह से दुपट्टा हिलाया, हटाया। अम्मी दुनिया छोड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी। वो एकदम नर्स के पास भागा और कहता नर्स नर्स इधर है, मेरी अम्मी को चेक करें। उसने आगे चेक किया, पल्स चेक की, इधर उधर चेक किया, कहती है नहीं ये खत्म हो चुकी हैं। वो एकदम हैरान हुआ इस बात पे कि कैसे खत्म हो गई हैं, अभी अभी तो मेरी अम्मी जाग रही थी। और डॉक्टरों ने पूरा भरपूर जब उनका मायना किया, चेक कर लिया, तो उनको पता लगा कि वाकई वो अल्लाह के पास जा चुकी हैं, इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। उनके शौहर आ गए, अच्छी तरीके डॉक्टरों ने चेक कर लिया। और मैं खुद हैरान, जो अजीब सी बहकी सी बातें कर रही थी, वो अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। चाची कहती हैं अब मैं मंजर देख के परेशान कि ये हुआ क्या है। अभी अभी ये बातें कर रही थी 2 मिनट में, जिसकी खराटों की आवाज़ें आ रही थी, क्या ये वो उसका आखिरी लम्हे चल रहे थे ज़िंदगी के, या वो खराटे ले रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता लगा उसने खराटे लिए और साथ ही वो पुरसकून सो गई। बिल्कुल ठीक थी, चलती फिरती आई थी, कोई मसला नहीं था। खड़ी खड़ी बातें, अब तो उसकी बातें मेरी जो पहले आम सी बातें, वहम सी, पागलों जैसी बातें थी, अब मुझे खौफ ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि उसकी बातें कर रही थी हाँ ये भी आ जाएगी, वह कुछ दिनों की बात है, ये भी पहुंच जाएगी। अब मैं डर रही थी कि ये कैसी बातें थी, क्या था। और उसका बेटा और शौहर रो रहे थे, यहां तक कि मैंने अपनी जगह दी थी उसको लेटने के लिए, बैठने के लिए, और वहां वो चादर, वो अपना दुपट्टा लेके सोई थी, और ऐसी सोई कि उठ ही ना सकी। खैर वो डॉक्टरों ने उसको जिस्म को स्ट्रेचर पर डाला, और लाजमी सी बात है वो चेकअप हो चुका था, कंफर्म हो गया था वो मर गई है। लेकिन मेरे लिए चाची कहती है कि अजीब व गरीब बात थी, क्योंकि मुझे वो याद इसलिए थी कि वो जब आई थी ना, उसके चेहरे पे एक तिल का निशान था, बहुत प्यारा लग रहा था उसको। बहुत कम किसी भी चेहरे पे ऊपर मैंने ऐसा तिल का निशान देखा। उसके कपड़े मैंने देखे थे, इस तरह के उसके कपड़े थे, इस तरह के उसने वो जो दुपट्टा था इस तरह का उसने लिया हुआ था, और चेहरे पे वो जो तिल का निशान था वो तो दूर से ही नजर आ जाता था। सुक्की पतली सी थी, कमजोर सी उसका जिस्म था, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा सांवला सा रंग था, मतलब सांवला और सफ़ेद के बीच में गंदमी कह लीजिए उसका रंग था। चेहरे पे वो तिल का निशान था, और बाल इसके इस तरह के थे, बिल्कुल पतली सी, इस तरह के उसने कपड़े पहने थे, इस तरह की उसने जूती पहनी थी कि अगर उसको कोई एक निगाह देख ले तो आराम से बता सकते हैं, कोई भी नक्शा बताए तो आप आराम से पहचान सकते हैं उसको, हाँ हाँ ऐसी थी ऐसी थी। लेकिन अल्लाह को प्यारी हो गई। खैर उन्होंने उसकी
मुर्दा जिस्म को घर के लिए रवाना कर दिया। कहती मेरा भी टाइम हो गया, 6 बजे मैंने घर जाना था, भाई आ गया। इस तरह की बातें तो अस्पताल में कई होती रहती थी, तो मैंने किसी से कोई डिस्कस नहीं किया। भाई को कहा ठीक है आप बैठें, भाभी का भाई आ गया, मैं चलती हूँ, और मैं घर रवाना हो गई। कहती जब मैं अगले दिन पहुंची तो भाभी के भाई के साथ जो वाकया हुआ था वो मुझे पता लगा तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने बताया, क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन थी और मैं तस्दीक चाह रही थी इस वाकये को सुनने के बाद, मुझे भाभी की माँ ने बताया था, और मैं चाह रही थी कि आज जब वो आए 6 बजे मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके यहाँ से जाऊँगी तो वो आएगा, उसके हैंड ओवर करना होता है, मैंने अब तुम संभालो मैं जा रही हूँ, तो उससे पूछूंगी। उसने अपनी माँ को बताई थे ये बात, क्योंकि वो सुबह तक होता था, सुबह जब वो जाता था माँ को बता के जाता था, माँ होती थी, माँ जब जाने लगती थी मैं आ जाती थी। तो जब मैं आई उसकी माँ ने मुझे वाकया बताया और मैं बेचैन थी कि आज वो आए भाभी का भाई और उससे मैं इस वाकये की तस्दीक करूं। जब वो आया तो मैंने उससे पूछा बताओ क्या हुआ। उसने कहा बाजी आप चली गई, मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा कि मैं ना बेंच पे लेट गया कि अब ये सोई हैं भाभी। बहन के बारे में कहा कि अब बहन सोई है, मैं भी सो जाता हूँ, कमर सीधी करता हूँ। तो मैं सोया हुआ था कि आंख ही मेरी लगी थी कि मेरे पाँव से बाकायदा किसने पकड़ा है और जोर से खींचा है, मैं नीचे गिर गया हूँ धड़म से। मैं परेशान कि ये क्या हुआ है। मैं एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने देखा है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई है और मुझे कह रही है उठ जाओ ये मेरा बिस्तर है, मैंने सोना है यहाँ पे। मैंने इधर उधर देखा, सारे सो रहे हैं, किसी की मेरी तरफ तवज्जो नहीं है। मैंने उसको कहा क्या हो गया, ये किसी का बिस्तर नहीं है, मैंने यहाँ पे बैठना होता है, आपको गलत फहमी हुई है, जाए यहाँ से। तो थोड़ी देर खड़े होकर मुझे देखती रही है, चली गई है। दूसरी दफ़ा कहता है मैं फिर आराम से बैठ गया हूँ कि यार ये क्या उसने हरकत की है, मुझे गिराई गई है नीचे, पता नहीं कौन औरत थी पागल। मैं दोबारा सोने के लिए लेटा हूं तो दोबारा से आगे उसने मेरे पाँव पे जैसे ही हाथ रखा, अभी मैं जाग रहा था, सोया नहीं था, कि मुझे फिर से खींचने लगी है। तो एकदम से मैंने पाँव के ऊपर जैसे हाथ आया तो मैंने एकदम से पाँव पीछे कर लिया और आंखें खोल दी तो देखा फिर सामने खड़ी है और मैंने उसे देखते ही कहा फिर आ गई। तो कहती उठो यहाँ से, ये मेरा बिस्तर है। मैं परेशान, मैं उठ के बैठ गया, मैं उसको देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। अब दूसरी दफ़ा ये आई थी और मैं गुस्से में आ गया था कि ये क्या कहूँ इसको। खड़ी मुझे देखती रही, फिर मुझे कहती है ये मेरा बिस्तर है। मैं चुप, कोई जवाब नहीं दिया। मैं इधर उधर नर्स की तरफ देखा कि कोई आए तो उनको बुलाऊं, उनको कहूँ कि यार ये कौन है, औरत ज़ात है, इसको ले जाओ, ये कोई पागल औरत है। जब उसने देखा इधर उधर किसी को बुलाने लगा, कुछ देर खड़ी मुझे देखती रही है और देखा एक नर्स आने लगी है तो समझ गई कि नर्स को शिकायत करेगा, तो चुप करके वहाँ से चली गई है। मैं कहा कैसी थी? तो उसने पहला जुमला कहा भाभी उनके चेहरे पे एक तिल का निशान था। मैंने कहा इस तरह का दुपट्टा था? कहता है हाँ 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 इस तरह का दुपट्टा था। मैंने कहा ऐसे सुक्की पतली सी इस तरह का दुपट्टा था और इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। कहती हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा तिल का निशान कहाँ पे था? कहती इस जगह पे। मैं कहा बोल कैसी रही थी? कहता है ऐसे जैसे कोई पागलों की तरह बोलता है, जैसे कोई पागल नहीं होता दिमागी हालत जिसकी खराब होती है, अब नॉर्मल सा ऐसी थी। और मैं जितना उसको हुलिया बताते गई वो कहता गया बिल्कुल यही हुलिया था। मैंने जितना उसको बताया, ऐसे जूते थे, ऐसे कपड़े थे, ऐसा पहना हुआ था, ऐसे बाल थे, आंखें ऐसी थी, नाक ऐसी थी, ऐसे सुक्की पतली सी थी, ऐसे सामल गंदमी सा रंग था, यहाँ पे तिल था, ये था, वो सारा कुछ उसने बताया। कहता हाँ भाजी बिल्कुल यही था। आप कहाँ से मिली है उनसे? तो कहती है मैं इसको कहूँ तो ये तो डर जाएगा, तो मैंने उसको नहीं बताया। कि मैंने कहा हाँ यार कल आए थे वो, उसके बाप और इसके भाई आए थे यहाँ पे उसको दवाई लेने के लिए, उसका बेटा साथ था और उसका शौहर साथ था, तो कल आए थे, मैं कल मिली थी। कहता है मैं तो अजीब ही बाजी डर गया था, पता नहीं कैसी पागल औरत है। मैंने कहा अगर इसको बता दिया तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं समझ गई थी जिसकी मुर्दा जिस्म को मेरे सामने वहाँ से उठा के लेके गए थे, जो मर गई थी, वो रात को इसी जगह पे आके उस लड़के को कह रही थी उठो यहाँ से, ये मेरा बिस्तर है। कहती उसके बाद फिर मैं डर गई और मैंने फौरी जा के माथा टेका और वहाँ पे प्रसाद के तौर पे मुझे ये मिला। उन्होंने कहा ये गले में पहनो, वरना जो मर जाते हैं या मुर्दा होते हैं, जब उनकी आत्माएं भटकती हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। जिसको आपने देखा था वो भटकती आत्मा थी। फिर कुछ अरसे के बाद फिर से उस बात की तस्दीक हो गई और वो नर्सों से उधर को मिलना जुलना तो था, आना जाना तो था, तो वहाँ से बात की तस्दीक हो गई कि वो जो औरत थी वो मर गई थी और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना के उन्होंने दे दिया था, वो ज़िंदा नहीं थी। तो उसने जब रात को उसके पाँव को खींचा था, नीचे गिराया था, और एक दफ़ा तो उसको नीचे गिरा दिया था और दूसरी दफ़ा उसको खींचने ही लगी थी कि वो उठ बैठा था, तो फिर वो
कौन थी? ये सवाल आपके दिमाग में होगा। लेकिन वो जो बड़बोली सी, पागल सी, अबनॉर्मल सी बातें कर गई थी, ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद वो जो भाभी अस्पताल में दाखिल थी, उनकी भी मौत वाक़ई हो गई थी, क्योंकि वो जुमला बोल के गई थी, हाँ ये अभी इधर है, अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये भी आ जाएगी। वो जो मरने जा रही थी, ये जुमले कह रही थी, सोई थी, मर गई थी, उसके जुमले सच हुए थे। कुछ अरसे बाद वो भी मर गई थी। अब दिमाग में आपके सवाल ये पैदा होंगे, वो कैसे जानती थी? वो कौन थी? क्या उसको अपनी मौत का पता था? मरने से पहले उसने एहतमाम किया था, दुपट्टा उतार के अपने पाँव में फंसाया, उसके बाद उसको चादर की तरह सर तक ओढ़ लिया, ऐसा सर पे ओढ़ लिया जैसे सफर आखिरत की तैयारी कर रही थी। वो पागल एबनॉर्मल सी औरत जैसे जानती थी कि मैं अब मरने वाली हूं, मेरा वक्त आ गया है, इसका तो कुछ अरसे बाद आना है। और ऐसी सोई कि चाची कहती है मैं तो हैरान थी कि इतनी जल्दी खराटे ले रही है। तो क्या वो खराटे ले रही थी अजीब व गरीब, या सफर आखिरत चल रहा था, हालत नज़ा थी उसकी, वो उस वक्त मर रही थी? और कुछ अरसे बाद वो भी भाभी जो उस बिस्तर पर थी, जिसके लिए चाची कहती है मैं जाती थी, सुबह उसकी माँ और उसका शाम को भाई जाता था, वो भी मर गई उसकी कहने के मुताबिक। तो ये क्या था? ये क्या था? बड़ा ज़बरदस्त जवाब है इसका। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी एक मेरी मोहब्बत का सिलसिला है, आप लोग भी अपनी राय का इजहार किया करें। आप लोग कहानियाँ सुनते हैं तो नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर लिखा करें। मज़ा आता है मुझे पढ़ के, मैं देखता हूँ कौन क्या लिख रहा है और किसकी क्या राय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पे कमेंट्स में मैं भी आपको लिख दूंगा कि ये क्या वजह थी। तो आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ने कर वहीं पे ही आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा उसने ऐसी बातें क्यों की। क्या उसको अपनी मौत का पता था? क्या उसको ये भी पता था कि कुछ अर्से बाद ये भी आने वाली है? वो वैसे ही सोई थी, मर गई, या वाकई तैयारी करके सोई थी कि मैं मरने वाली हूँ? इसका ज़रूर लिखें, मैं भी आपको बताता हूँ। और इस कहानी को शेयर भी किया करें। मेरे बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुश हो जाता हूँ, जो कहते हैं जी हमारी तबीयत ख़राब रहती है, अस्पताल में हैं, बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, शदीद बीमारी में हैं, लेकिन आपकी जब कहानी सुनते हैं तो उस टाइम के लिए हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, बीमारी भूल जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो कहानियाँ बढ़ा दें। इंशाल्लाह मैं कहानियाँ 5 करने जा रहा हूँ जल्दी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस कहानी को आगे फैलाएंगे तो ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जिन तक ये कहानी पहुँचेगी और उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। वो चंद लम्हे जो हैं ज़िंदगी के, अपनी टेंशन, मुसीबत, दुख, परेशानी को भूल के कहानी सुनेंगे तो इन्जॉय कर पाएंगे। अगर उनको कुछ लम्हे के लिए खुशी मिलती है तो आपने वो खुशी पहुँचाई है। मैंने तो रिकॉर्ड करा दी, आपने आगे नहीं पहुंचाई तो उन तक भी खुशी नहीं पहुंची। अगर खुशी आप पहुंचाते हैं, ये वीडियो आगे शेयर कराते हैं और उन तक खुशी पहुंच जाती है तो वो सवाब आपको जाएगा, क्योंकि आपने उन तक खुशी पहुंचाई। और उस कहानी को सुनने की वजह से अगर वो खुश हुए हैं, वो उनके लम्हे अच्छे गुजरे हैं, तो वो आपके हिस्से में है। इसलिए तो मैं कहता हूँ लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफरत किसी के लिए नहीं। हमने मिल के एक दूसरे की मदद करनी है। हम और कोई मदद नहीं कर सकते। ये भी तो एक मदद है, बहुत बड़ी मदद है, सदका जारिया है कि लोगों तक ऐसी वीडियोस को पहुंचाना जो उनके लिए बायस खुशी हो, खुशी का बायस बने, उनके दुख, मुसीबत, परेशानियों को भुला दे और वो सुकून में चले जाए। हर इंसान दुख, मुसीबत, टेंशन में है और कहानी सुन के अगर उसकी टेंशन ख़त्म होती है तो उस सवाब में आपका भी हिस्सा होगा। इसलिए इस कहानी को ज़रूर आगे फैलाइए। अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी, STORY स्टोरी, या उर्दू में लिख दें कहानी, काफ हे अलिफ नून छुट्टियाँ नहीं। अगर आप कहानी या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आखिरी लफ्ज़ होता क्या है, जब मैंने इस तरह मोबाइल उठाया, मैसेज देखने शुरू किए, तो जहाँ पे लफ्ज़, क्योंकि आखिरी लफ्ज़ कहानी होता है ना, तो मुझे कहानी नज़र आता है, या स्टोरी लिखा होता है आखिरी लफ्ज़, मुझे स्टोरी नज़र आता है। सबसे पहले मैं उसको खोलता हूँ, रोज़ाना देखता हूँ आज किसने स्टोरी तो नहीं भेजी, हाँ जी ये स्टोरी है, उसको चला के देखता हूँ, हाँ ये स्टोरी है। उसके बाद उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूँ। जब उसका नंबर आता है तरतीब से उसकी कहानी को शामिल कर लेता हूँ। और जो स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाते हैं वो प्रोग्राम में शामिल नहीं होती। इस स्टोरी को भेजना कहाँ पे? मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है, जमा लगता है शुरू में, जमा 923136555500। फिर से रिपीट करूँगा, +923136555500। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, +923136555500। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।